हेलो एवरीवन, दिस इज जीटी डिफेंस एकेडमी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम यहाँ पर अग्निवीर एग्जामिनेशंस के लिए जो टॉपिक्स है साइंस के टॉपिक को कवर कर रहे थे, और मैं आपको यहाँ पर साइंस के एमसीक्यू की मदद से पूरे टॉपिक्स क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए बात कर लेते हैं। आज का टॉपिक जो हमारे पास रहेगा वो है सेल, यानी कि कोशिकाओं के बारे में हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। तो अगर आप लोग एक बार सीरियसली तैयारी करना चाहते हैं या आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। इम्पॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहेगी जिसमें कि आपका एक तो रिवीजन वाला पार्ट हो जाएगा, और साथ ही साथ अगर किसी ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको जो ये क्वेश्चन प्रोवाइड जा रहे हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड सारे आपका टॉपिक क्लियर यहाँ पर हो जाएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो सेल से रिलेटेड है, तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर हम एमसीक्यू की मदद से सारे टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज। हमें बताना है जीवन की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कौन होती है। यस, बेसिक सा क्वेश्चन है, सब इसका आंसर बता सकते हैं। सेल जो है, कोशिका, कोशिका को ही जीवन की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ किसे कहा जाता है? सेल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास जो रहेगा कि सेल की खोज किसने की थी, कोशिका को किसने खोजा था? तो सब लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। चलिए, आपको ये सारे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं, बार बार रिवाइज करने हैं। आपके एग्जाम में यहीं पर से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? इतनी बात मैं आपको बता रहा हूं, तो ध्यान रखेंगे। कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी। बात की जाए अगर कोशिका की, तो तब आपने रॉबर्ट हुक लगाना है। अगला क्वेश्चन आपके पास है, कोशिका की खोज कब की गई थी, किस वर्ष की गई थी? तो आपको ध्यान रखना है, कोशिका की खोज की गई थी 1665 में। कब की गई थी? 1665 में की गई थी। वैसे ऐसे डेट वाले क्वेश्चन तो पूछे नहीं जाते हैं, फिर भी एक बार के लिए आप इसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है? कोशिका की खोज कब की गई थी? तो 1665 में कोशिका की खोज की गई थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, ठीक है? सेल को डिस्कवर किया था, और उन्होंने किस का सेल डिस्कवर किया था? किस चीज में उन्होंने सेल को डिस्कवर किया था? तो आप बताएंगे कि कॉर्क। कॉर्क यानी कि एक पेड़ की छाल थी, उसका यहाँ पर उन्होंने, कॉर्क का पेड़ होता है, उसकी कोशिका का अध्ययन किया था। डेड सेल था, कैसा था? मृत कोशिका थी। अगला क्वेश्चन जो आपके पास आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या आने वाला है? सबसे पहले जीवित कोशिकाओं को किन्होंने देखा था? ठीक है, तो लिविंग सेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लिविंग सेल। तो जब भी बात आएगी लिविंग सेल की, जीवित कोशिकाओं की, तो जीवित कोशिकाओं की खोज किसने की थी? तो एंटोन वान ल्यूवेनहॉक ने। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे, ल्यूवेनहॉक किसने खोज करी है? ल्यूवेनहॉक ने खोज करी है। किस चीज की? तो जीवित कोशिकाओं की। क्वेश्चन आएगा कोशिकाओं की खोज किसने की है, तो आप लोग बताएंगे कोशिकाओं की खोज की है किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। लेकिन जब बात की जाएगी जीवित कोशिका की, लिविंग सेल की, तो लिविंग सेल की खोज किसके द्वारा की गई है? ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई है, ठीक है? ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, सेल थ्योरी किसके द्वारा दिया गया था? यानी कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया है? सेल थ्योरी किसने दिया है? तो आप बताएंगे सेल थ्योरी दिया है स्लेडन। किसने दिया है? स्लेडन एवं स्वान। किसने दिया है? स्लेडन एवं स्वान ने दिया है। क्या बात कर रहे हैं हम? कोशिका सिद्धांत की बात कर रहे हैं, सेल थ्योरी की बात कर रहे हैं। तो सेल थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? स्लेडन एंड स्वान के द्वारा दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, किसने कहा कि सभी कोशिकाएं जो हैं वो पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है? हु स्टेटेड दैट ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यानी पहले से मौजूद कोशिकाओं से यहाँ पर उत्पन्न होती हैं जो सभी कोशिकाएं हैं? तो आप ये बात कहेंगे कि ये बताया गया किसके द्वारा? रुडोल्फ वर्चो के द्वारा। किसने बताया है? रुडोल्फ विर्चो ने इस चीज को बताया है। इन्होंने क्या करा था? जो सेल थ्योरी दी थी, किसने दी थी सेल थ्योरी? स्लेडन एंड स्वान ने सेल थ्योरी दी थी। तो इन्होंने उसको मॉडिफाई किया, संशोधित किया, और कहा कि सभी कोशिकाएं पहले से मौजूद कोशिकाओं से उत्पन्न होती है, ठीक है?
तो मुझे लगता है आप लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं, मैंने आपको पढ़ा भी रखा है ये, ठीक है। सबको मैंने ये क्वेश्चंस करवा रखे हैं। अब आपका ये रिवीजन का टाइम है, तो कृपया अब आप लोग ध्यान से रिवीजन करेंगे। अभी तक तुमने जैसे पढ़ा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब आप लोगों के पास ज़्यादा वक्त नहीं बचा हुआ है, तो आपको क्या करना है, जो क्वेश्चंस आपको कराए जा रहे हैं इनको बार बार रिवाइज करना है। यहीं पर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, तो क्या करेंगे आप, रोज इनको रिवाइज करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कहता है कोशिकाओं को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। कोशिकाओं को देखने के लिए किसका उपयोग किया, तुम्हें पता है यार, सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। किसका, माइक्रोस्कोप का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ज्ञात सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है। हमने बताना है कि स्मॉलेस्ट सेल कौन है भाई, क्या बताना है, स्मॉलेस्ट सेल बताना है। सबसे छोटी कोशिका बतानी है, तो आप सब जानते हैं सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइकोप्लाज्मा होती है। कौन होती है, माइकोप्लाज्मा होती है, स्मॉलेस्ट सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी कोशिका विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है। लार्जेस्ट सेल कौन सा है दुनिया का, तो दुनिया का सबसे बड़ा सेल कौन है, तो ऑस्ट्रिच एग, शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका होती है, लार्जेस्ट सेल होती है दुनिया की, ठीक। ये भी आप लोगों को याद ही होगा, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं हम चीजों को। तो जिन लोगों को ये पहली बार देखने को मिल रहा है, तो आप लोगों को तो काफी टाइम देना पड़ेगा इसको, यानी कि आप 2 बार 3 बार 4 बार इसको रिवाइज करते जाइए, ठीक है। जिन लोगों ने ये पहले पढ़ रखा है, आप लोगों के लिए ये रिवीजन एक ही बार होने वाला है और आप आसानी से इनको याद रख पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका होती है रेड ब्लड सेल। कौन होती है, रेड ब्लड सेल होती है, लाल रक्त कोशिका होती है। इसका बात ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब मानव शरीर की पूछी जाए, माइकोप्लाज्मा तो दुनिया की सबसे छोटी, लेकिन जब मानव शरीर की बात करें तो सबसे छोटी कोशिका कौन हो जाएगी, रेड ब्लड सेल हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका आप लोगों को ध्यान रखनी है, कौन है, नव सेल है। कौन है, नव सेल, यानी कि तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ी कोशिका होती है मानव शरीर की। अरे रुको, सबसे बड़ी पूछी है ना इसने, यस, बड़ी में आपको क्या ध्यान रखना है, बड़ी अंडाणु होती है। बड़ी कौन सी है, अंडाणु है, ओवम। जब सबसे लंबी पूछे तब लंबी में आप लोगों को लगाना, तो सॉरी एक बार इसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। उसने क्या पूछा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका पूछी है, तो सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होगी, अंडाणु होगी। लेकिन जब वो पूछेगा सबसे लंबी, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट सेल पूछेगा, तब आपको क्या लगाना है, तंत्रिका कोशिका लगाना है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका पूछेगा, तो लंबी कोशिका में आपको नव सेल लगाना है, तंत्रिका कोशिका। लेकिन जब सबसे बड़ी कोशिका पूछेगा मानव शरीर की, तब आपको अंडाणु, ओवम यहां पर बताना है, ठीक है। कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेन टाइप्स ऑफ सेल्स आर देयर। कोशिकाओं के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं, तो आप ध्यान रखेंगे कि कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है मुख्यतः। एक को हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एक को बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो देख लेंगे हम कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं, तो 2 प्रकार की होती हैं। पहला टाइप क्या है आपके पास, प्रोकैरियोटिक सेल है, पहला टाइप क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है। और सेकेंड टाइप क्या है आपके पास, यूकैरियोटिक सेल है। तो कोशिकाएं मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी एक प्रोकैरियोटिक कोशिका है, तो एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे आप प्रोकैरियोटिक कोशिका की, वो है आपके पास बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया का सेल, यानी कि जीवाणु कोशिका। जीवाणु की जो कोशिका होती है वो क्या है, वो एक प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है। लेकिन जब आप बात करते हैं प्लांट सेल की, पौधे की कोशिका, या फिर एनिमल सेल की, एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगल कोशिका, यानी कि यहाँ पर एक कवक की जो कोशिका होती है, ये सब यूकैरियोटिक होती है। तो प्रोकैरियोटिक सेल का आपको ध्यान रखना है, जीवाणु की जो कोशिका होती है, बैक्टीरियल सेल है, वो प्रोकैरियोटिक सेल होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच सेल डज नॉट हैव अ ट्रू न्यूक्लियस। तो आपको एक बात बता दूं, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें क्या नहीं होता, एक ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, वास्तविक, उनके पास वास्तविक केंद्रक नहीं होता है।
उनके पास वास्तविक केंद्रक नहीं होता है। ठीक है, तो वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, किस में नहीं होता है? तो प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। और अभी मैंने तुम्हें बताया प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल कौन है? बैक्टीरियल सेल। कौन है? बैक्टीरियल सेल। तो ध्यान रखेंगे इसको, जीवाणु कोशिका जो होती है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका है और उसमें वास्तविक केंद्रक नहीं होता है, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा एक कोशिकीय जीव है भाई? निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। तो एक कोशिकीय जीव आपको ध्यान रखना है, अमीबा और पैरामेसियम जो है ये क्या है? एक कोशिकीय जीव होते हैं। ठीक है, यूनिसेलुलर या सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस कोशिकांग को क्या कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस या विद्युत ग्रह कहा जाता है? विद्युत ग्रह कहा जाता है या बिजली घर कहा जाता है? तो ये तो सबको पता ही है। किसको कहा जाता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया को बिजली घर कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, माइटोकॉन्ड्रिया किस रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, किस रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो सभी को पता है एटीपी की फॉर्म में ऊर्जा को उत्पन्न करता है। किस फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में ऊर्जा उत्पन्न करता है, जिसका की फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। किसकी? एटीपी की। एटीपी कहाँ पे बनता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। और एटीपी क्या है? ऊर्जा का एक रूप होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच मॉलिक्यूल इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल? किस अणु को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल कहा जाता है। तो अभी हम पढ़ के आए हैं, किसको कहा जाएगा? एटीपी को कहा जाएगा। एटीपी की फुल फॉर्म मैंने क्या बताई थी? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इसकी फुल फॉर्म होती है। आई होप ये चीजें आप लोग याद कर पा रहे होंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक बार में याद नहीं होता है, 2 बार रिवीजन कीजिए, 3 बार रिवीजन कीजिए, डेफिनेटली आप लोगों को ये चीजें याद हो जाएंगी। जिस दिन आपका एग्जाम निकलेगा इतनी खुशी होगी, इतनी खुशी होगी, तुमने सोची ना होगी। आगे बढ़ते हैं, चलो क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। इन विच प्रोसेस इज एटीपी जनरेटेड? एटीपी किस प्रक्रिया में उत्पन्न होता है? तो किस प्रक्रिया में उत्पन्न होता है भाई? तुम्हें पता है सेल में रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, कोशिकीय श्वसन होता है। ठीक है, तो उस प्रक्रिया में यहाँ पर फूड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। एनर्जी किस फॉर्म में बनती है? एटीपी की फॉर्म में बनती है। एटीपी की फुल फॉर्म अभी क्या बताई तुमने? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बताई। तो किस प्रक्रिया में उत्पन्न हो रही है? तो सेलुलर रेस्पिरेशन प्रक्रिया में उत्पन्न हो रही है। कहां पर होती है? तो तुमने बताया माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। आई होप ये चीज आप लोगों को याद हो गई होगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल? कोशिका का नियंत्रण केंद्र किसे कहा जाता है? कौन पूरे सेल की जो फंक्शंस हैं, कार्य करने के गुण हैं उसके, उनको नियंत्रित करता है? तो आप बताएंगे कि न्यूक्लियस जो केंद्रक होता है उसको नियंत्रण केंद्र यानी कि कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। केंद्रक की खोज किसके द्वारा की गई थी? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? तो आप लोग बताएंगे किसने करी थी? तो यहां पर रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज पूछी जाए, आपको न्यूक्लियस की खोज पूछी जाए, तो रॉबर्ट ब्राउन बताना है। क्या बताना है? रॉबर्ट ब्राउन आप लोगों ने बताना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राइबोसोम्स को माना जाता है, क्या माना जाता है भाई? राइबोसोम्स आर कंसिडर्ड, तो इनको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। कोशिका के प्रोटीन कारखाने इनको कहा जाता है। तो ये कोशिका के प्रोटीन कारखाने होते हैं। यानी कि ये किस चीज का निर्माण करेंगे? तो आप बोलेंगे ये सर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, राइबोसोम जहां पर भी होगा वो किस चीज का निर्माण करेगा? प्रोटीन का निर्माण करेगा। इसी वजह से इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल कहा जाता है। कोशिका के प्रोटीन कारखाने इनको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? जो खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका होती है उसका मुख्य कार्य क्या होता है? तो आप लोग बोलेंगे सर इनका मुख्य कार्य होता है प्रोटीन सिंथेसिस। आपको एक बात बता दी जाए, खुरदुरी अंतर्द्रव्यी जालिका खुरदुरी क्यों होती है? क्योंकि इनकी सतह पर राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये रफ अपीयर होते हैं। ये कैसे दिखते हैं? रफ दिखते हैं। और अभी तुमने बताया था राइबोसोम क्या होते हैं? प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं।
तो खुरदुरी अंतर्द्रव्य जालिका, जिसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, इनका कार्य क्या है? तो इनका कार्य है प्रोटीन संश्लेषण, और ये उनको ट्रांसपोर्ट यानी कि परिवहन करने का कार्य भी करते हैं। आई होप ये बात आप लोग याद कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ये किस बारे में बात कर रहा है? ये कह रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होती है, हम बात कर रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतर्द्रव्य जालिका की। दो प्रकार की होती है, एक को कहा जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये दूसरी वाली है जिसको हम क्या कह रहे हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या कर रहा था? तो हमने देखा ये प्रोटीन सिंथेसिस और उसका ट्रांसपोर्ट कर रहा था, प्रोटीन का संश्लेषण और उसका ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा था। लेकिन जब हम बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन से वाले? स्मूथ वाले की, यानी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका की, तो इसका कार्य तुम लोगों को ध्यान रखना है। ये एक काम इसका है लिपिड का संश्लेषण करना, लिपिड सिंथेसिस ये करता है, और साथ ही साथ डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, जो क्या होता है दवाओं का टॉक्सिक इफेक्ट होता है उसको डिटॉक्सिफाई करने का कार्य भी करता है। कौन करता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। तो इसका मुख्य कार्य आपको समझ में आया। नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो लाइसोजोम होते हैं। लाइसोजोम यहां पर आप लोगों ने सुना होगा। लाइसोजोम क्या काम होता है इनको? तो इनको बोला जाता है ये सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल होती हैं। ये क्या होती हैं? सुसाइड बैग ऑफ द सेल। तो ये सुसाइड बैग क्यों होती हैं? तो अभी हम समझेंगे इसको। पहले तो आपको यही ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है लाइसोसोम को और क्या कहा जाता है, तो आप बोलेंगे कोशिका के आत्मघाती थैले, सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। या फिर आपसे क्वेश्चन आएगा कि सुसाइड बैग ऑफ द सेल किसको कहा जाता है, तो आप लोग बोलेंगे लाइसोसोम को कहा जाता है। तो यस, ये आपको उल्टे में भी पूछा जा सकता है और उल्टे में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो आप लोग बोलेंगे सर इसका मुख्य कार्य होता है डाइजेशन ऑफ वेस्ट मटेरियल, अपशिष्ट पदार्थों का पाचन करना इसका कार्य है। ठीक है, तो ये डाइजेस्ट करता है वेस्ट मटेरियल्स को। अब डाइजेस्ट अगर ये करता है तो इसको डाइजेस्ट करने के लिए इसके अंदर क्या होते हैं? तो लाइसोसोम में एंजाइम पाए जाते हैं, और वो एंजाइम कौन से होते हैं? वो एंजाइम्स होते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स। कैसे एंजाइम्स होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, इनके अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो इन डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से ये पचा पाता है चीजों को। ठीक है, वेस्ट मटेरियल को पचाने का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है? कौन लाइसोसोम का निर्माण करता है? तो आप लोग देखेंगे लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी एपरेटस करता है। गोल्जी तंत्र का कार्य होता है लाइसोसोम का निर्माण करना, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, लाइसोसोम किससे घिरे होते हैं? तो एक बात ध्यान रखेंगे, लाइसोसोम केवल सिंगल मेम्ब्रेन होते हैं। कैसे होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं, एकल झिल्ली से घिरे होते हैं। आपके पास अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। कैसे याद रखेंगे? डबल मेम्ब्रेन किसकी होती है? दोहरी झिल्ली किसकी होती है? तो डबल मेम्ब्रेन आपने ध्यान रखना है एमएनसी से। माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और जो क्लोरोप्लास्ट होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस तथा क्लोरोप्लास्ट, ये तीन चीजें हैं, इनकी मेम्ब्रेन कैसी होती है? डबल होती है, दोहरी झिल्ली से घिरे हुए होते हैं। जबकि सिंगल मेम्ब्रेन से कौन घिरा होता है? एकल झिल्ली से कौन घिरे होते हैं? तो आपको ध्यान रखना है ग्लैव, यानी कि गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल। यहाँ पर जी से गोल्जी एपरेटस, गोल्जी का है, एल से लाइसोसोम, ठीक है, ई से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पर बात की जाए वी से वैक्यूल्स, यानी कि इनको रसधानियां कहा जाता है या रिक्तिका कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान रखेंगे सिंगल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। और ऐसे कौन से होते हैं जिनका कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है? तो ये होते हैं आपके पास आर और सी, यानी राइबोसोम और सेंट्रियोल। ठीक है, दो चीजें हैं, एक है राइबोसोम, एक है सेंट्रियोल। तो ये दोनों क्या होते हैं? इनमें मेम्ब्रेन ही नहीं होता है, इनमें झिल्ली ही नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपको याद करने का तरीका है। एमएनसी, एमएनसी कौन से हैं? तो एमएनसी से याद रखेंगे आप डबल मेम्ब्रेन वाले, ग्लेव से आप याद रखेंगे सिंगल मेम्ब्रेन वाले, और आरसी से याद रखेंगे जिन पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गोल्जी तंत्र का मुख्य कार्य क्या होता है? गोल्जी एपरेटस का मुख्य कार्य क्या है? तो आप देखेंगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उससे आने वाले प्रोटीन और लिपिड का क्या करता है? ये पैकेजिंग करता है, पैकेज करने का काम करता है और उनको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो सेल में गोल्जी एपरेटस का काम क्या है? पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स।
ठीक है, ये क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, आप लोग इनको पॉज करके, जिनको ये जो रिवाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोग क्या करेंगे, जैसे ही नया क्वेश्चन आपको मिल रहा है आप वीडियो को पॉज करिए, पहले उसका आंसर देने की कोशिश करिए, फिर इसके बाद मैंने आपको बता ही रखा है, यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूँ, तो आप लोग अपने देख सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, कितने आपके सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वैक्यूल्स की बात कर रहे हैं हम, हिंदी में इनको रसधानी भी कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? रसदानी। तो रसदानी किस चीज की में मदद करते हैं? तो आपको ध्यान रखना है, रसदानियों का कार्य एक तो स्टोरेज होता है, एक होता है वेस्ट डिस्पोजल, तीसरा मेंटेन करना, सेप को, सेल की सेप को मेंटेन करने का काम भी करते हैं, और एक और लिख लेना, ये पीएच मेंटेन करने का काम भी करते हैं। ये और क्या काम करते हैं? पीएच को मेंटेन करने का काम करते हैं, मेंटेन यानी बनाए रखते हैं, पीएच सेल का पीएच बनाए रखते हैं। तो आप देखेंगे भंडारण करने का काम करते हैं, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करते हैं, और आकार बनाए रखते हैं, और साथ ही साथ सेल का जो पीएच होता है उसको बनाए रखने का कार्य किसका होता है? वैक्यूल्स, यानी जिसको हिंदी में हम रसदानी भी कहते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कोशिका द्रव्य क्या होता है? साइटोप्लाज्म क्या है? तो यहाँ पर क्या है? फ्लूइड बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन, जो न्यूक्लियस होती है तथा सेल मेम्ब्रेन होती है सेल में, कोशिका झिल्ली, न्यूक्लियस तथा कोशिका झिल्ली के बीच का जो द्रव है उसको हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो ठीक है, तो फ्लूइड बिटवीन न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज, सेल मेम्ब्रेन को और किस नाम से जाना जाता है? कोशिका झिल्ली को किस नाम से जाना जाता है? तो आप बोलेंगे सर इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? प्लाज्मा झिल्ली के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास क्या है? कोशिका झिल्ली जो है, सेल मेम्ब्रेन है, वो किस चीज से बनी होती है? तो आप बोलेंगे सर वो लिपिड से बनी होती है, लिपिड से बनी होती है और प्रोटीन की बनी होती है। तो किसकी बनी होती है? लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बात कर रहे हैं? कोशिका झिल्ली की बात कर रहे हैं। सेल मेम्ब्रेन, जिसको और क्या नाम से जाना जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये किससे बना होता है? लिपिड तथा प्रोटीन का बना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, सेल वॉल किस में पाई जाती है भाई? कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? तो आप बोलेंगे सर ये पाई जाती है किस में? प्लांट सेल में। किस में पाई जाती है? प्लांट सेल में। तो आपको ध्यान रखना है, सेल वॉल पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं, यहाँ पर प्लांट सेल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्लांट सेल द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। तो पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आप बोलेंगे सर ये बनी होती है सेलुलोज की। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। कौन? तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कोशिका भित्ति की, सेल वॉल की। तो सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। किसमें? पादप कोशिकाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो ये आपके पास आखिरी क्वेश्चन था। इसके बाद एक और क्वेश्चन बात करें अगर हम, तो हमको एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है, रसोई घर। हमको किचन ध्यान रखना है। किचन ऑफ द सेल किसको कहते हैं भाई? ठीक है, तो किचन ऑफ द सेल कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट को। किसको कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। किचन ऑफ द सेल किसको कहा जाता है? ध्यान रखेंगे, क्लोरोप्लास्ट को किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट। तो इसको, ये आखिरी क्वेश्चन आपके लिए इसके सेल वाले टॉपिक में रहेगा। लगभग, यानी कि हमने लगभग क्या सारे ही क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं जहां पर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको इन क्वेश्चंस में थे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये बहुत ही ज़्यादा आसान क्वेश्चन है। एक बार याद करेंगे, दो बार रिवाइज करेंगे, ठीक है, उसके बाद आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन छूटने वाले नहीं हैं, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि यहीं पर से आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जुड़े रहिए जीटी डिफेंस एकेडमी के साथ। आप लोगों को कोई भी दिक्कत आती है, यहाँ पर स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डाउट होते हैं, आप लोग ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, कोटद्वार में अगर आप रहते हैं तो आप लोग ऑफलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पर जुड़िए, आपको यहाँ पर सबसे अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपके एग्जाम से रिलेटेड मिलने वाला है। और भरोसा रखिए, जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं यहीं पर से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, और अगर आप लोग इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, आप एग्जाम क्वालिफाई
कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम बायोलॉजी का एक और टॉपिक कवर करेंगे, जिसमें एमसीक्यू की हेल्प से उन क्वेश्चंस को समझने की कोशिश करेंगे, टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं, जय हिंद।